हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहले तीनों क्वेश्चन को बारी-बारी देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि हम ये थ्योरी जो अभी देखने वाले हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि एक वेंडर के पास एक वेंडर है जो टिकट सेल कर रहा है और हर टिकट का प्राइस उसका 1 रुपये है। उसके पास 100 कस्टमर अप्रोच करता है। 100 कस्टमर में 50 कस्टमर ऐसे हैं जो 1 रुपये का कॉइन लेकर के आते हैं, यानी कि वो 1 रुपये उसको देंगे और फिर टिकट लेकर के चले जाएंगे। 50 कस्टमर इस तरह के हैं जो 2 रुपये का कॉइन लेकर के आते हैं और वो एक टिकट लेते हैं और वापस वो एक रुपये वापस मांग लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कि ये 100 कस्टमर, ये 50 1 रुपये कॉइन वाले या 50 2 रुपये के कॉइन वाले, वो रैंडमली अगर आते हैं और वेंडर के पास शुरुआत में कोई मनी पहले से चेंज के रूप में है नहीं, तो इस तरह से अगर उसके पास अगर आता रहता है कस्टमर्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कभी भी चेंज उसके पास हमेशा इतना चेंज रहे कि वो लोगों को टिकट 2 रुपए वाले को वो अपना चेंज वापस कर सके। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 20 प्लेयर है, 20 प्लेयर से 2 टीम बनाना है, टीम ए और टीम बी। 20 प्लेयर की सबकी हाइट डिफरेंट है। ये 200 प्लेयर की हाइट जो है वो डिफरेंट है। इस 200 प्लेयर को ए टीम और बी टीम में बांटना है। इसमें 10 प्लेयर हों और इसमें भी 10 प्लेयर हों, लेकिन एक कंडीशन लगा हुआ है कि आई की वैल्यू 1 से 10 तक अगर जाएगी तो हर एक आई के लिए आईएस्ट टॉलेस्ट प्लेयर इन टीम ए शुड बी टॉलर देन द आईएस्ट टॉलेस्ट प्लेयर इन बी। तो ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं कि 20 प्लेयर को 2 टीम में बांटिए 10-10 प्लेयर करके, और ये 200 प्लेयर की हाइट डिफरेंट है। आपसे बोला जा रहा है कि हर आई जो कि 1 से लेकर के 10 तक जाएगा, हर एक आई का इसका पहला टॉलेस्ट प्लेयर इसके पहले टॉलेस्ट प्लेयर से लंबा होना चाहिए, इसका सेकंड टॉलेस्ट इसके सेकंड टॉलेस्ट से लंबा होना चाहिए, इसका थर्ड टॉलेस्ट इसके थर्ड टॉलेस्ट से लंबा होना चाहिए, इसका जो 10th प्लेयर होगा, इसका 10th टॉलेस्ट पर्सन जो है, इसका 10th टॉलेस्ट, इसका जो आखिरी 10th मतलब इसका आखिरी, बी का जो आखिरी प्लेयर होगा उससे हाइट इसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो कुल कितने तरीके से ये काम कर सकते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 1 2 3 से लेकर के n तक ये मेरे नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 से लेकर के n तक इधर भी नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। हमको बोल रहा है कि इससे इसके बीच में फंक्शन बनाना है। वो फंक्शन होना चाहिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी ये हो कि जो इनपुट ले ले वो, तो उसका आउटपुट जो बाहर जाए वो इनपुट के बराबर या उससे बड़ा ही देना चाहिए। और वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि इस तरह की चीजें अकर करनी चाहिए। मतलब हर एक इनपुट पे वो जो आउटपुट दे वो अपने इनपुट के बराबर या उससे बड़ा दे, ये कंडीशन तो सॉल्व होना ही है। और साथ में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इस तरह से चीजें आगे जाने से चीजें बढ़ती ही रहे। तो ऐसे टोटल कितने फंक्शन मैं बना सकता हूँ? इस तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, और वो आंसर्स कैसे आएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। उस तीनों क्वेश्चन को छोड़िए और थ्योरी पे देखते हैं कि थ्योरी में क्या किया जा सकता है। थ्योरी थोड़ा इसका यूनिक है। मेरे पास n पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, n पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है। मतलब ये इसको लेफ्ट पैरेंथेसिस बोलता हूं, इसको लेफ्ट पैरेंथेसिस बोल रहा हूं। पैरेंथेसिस जो आप लोग कह सकते हैं कि वो ब्रैकेट की छोटी ब्रैकेट के रूप में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस। तो n लेफ्ट पैरेंथेसिस है ऐसा, और n राइट पैरेंथेसिस है ऐसा वाला। तो टोटल पैरेंथेसिस की संख्या हो जाएगी मेरे पास 2n। ये हो जाएंगे टोटल पैरेंथेसिस की संख्या हो गई, पैरेंथेसिस इज 2n। अगर मैं इस सारे पैरेंथेसिस को अरेंज करना चाहता हूं तो एक सेट बना रहा हूं। सपोज ये एक सेट है, ये सेट है सेट ऑफ
all possible arrangements of ये 2n जो आपके पास थे, ये 2n में जो हैं वो n लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट वाले पैरेंथेसिस हैं, और n राइट वाले पैरेंथेसिस हैं। तो ऐसी जितनी भी बनेगी इनकी अरेंजमेंट, जितनी भी अरेंजमेंट होगी उनको मैं एक सेट में डाल रहा हूँ। उस सेट की कार्डिनलिटी निकालना चाह रहा हूँ कि इस सेट में ऐसे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे कितने। वो होंगे 2n की फैक्टोरियल, 2n है टोटल, 2n का फैक्टोरियल। बट अगर 2n अगर ये डिस्टिंक्ट होते आपस में, सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते, तो फैक्टोरियल 2n से ये आपस में अरेंजमेंट ले लेते। लेकिन n एक जैसे हैं तो उसकी वजह से, और ये n एक जैसे हैं उसकी वजह से ये, तो ये है टोटल कार्डिनलिटी। ये 2n जो पैरेंथेसिस मेरे पास दिया हुआ है टोटल, उसकी ये आप एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहें तो मैं n के जगह 1 ले लेता हूं। अगर मेरा n 1 है तो 2n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो मेरे पास दो पैरेंथेसिस है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी इनको सजाने का? एक पॉसिबिलिटी तो एक ये हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है और ये है, तो मात्र दो ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास सजाने का। अगर मैं n के जगह 2 ले लूं तो 2n के जगह हो जाएगा मेरे पास 4। मतलब मेरे पास 4 पैरेंथेसिस है, दो लेफ्ट वाली पैरेंथेसिस है और दो राइट वाली पैरेंथेसिस है। तो मैं कितना बना सकता हूं इसका सारा पॉसिबल अरेंजमेंट? 1 2 3 दो लेफ्ट और दो राइट। एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये है, एक ये है, एक ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा, एक ऐसा 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 और ऐसा। ये तीन, एक राइट वाला, एक ऐसा एक ऐसा और एक ऐसा है, ऐसा 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 और ऐसा, ऐसा 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 और ऐसा। अगर आप देखें तो ये 4 पैरेंथेसिस, दो लेफ्ट और दो राइट पैरेंथेसिस से अगर सारा प्लस पॉसिबिलिटी चेक करना चाहेंगे तो ये टोटल 6 ही पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो पाएंगे। तो वो उसी फॉर्मूले से जा रहा है कि अगर मुझे n की जगह आप 1 रखते हैं तो n की जगह आप रखेंगे तो फैक्टोरियल 2 इंटू एन की जगह 1 रखा है तो फैक्टोरियल 1 विच इज 2। तो वो आपको मैंने दिखा दिया, ये पॉसिबिलिटी एक है, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। अगर n की जगह मैं 2 रख दूं, अगर n की जगह 1 रखा तो ये गया, इसमें अगर n की जगह मैं 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 विच इज नथिंग बट आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 2 2 4 विच इज नथिंग बट 6। ये 24, आप देखना चाहें तो फैक्टोरियल 4 इज 24 विच इज बाई 4 विच इज नथिंग बट 6। और इसके लिए n इक्वल टू 2 यानी 2 and 4 पैरेंथेसिस के साथ आप टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालना चाहेंगे तो वो 6 ही निकलेगा। तो इसी तरह से हम लोग n इक्वल टू 3 लेके इस सवाल में जब आएंगे वापस तो n इक्वल टू 3 के लिए हम लोग देख करके सारा पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालेंगे। फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ कि टोटल पैरेंथेसिस की संख्या अगर 2n है, n लेफ्ट वाले हैं और n राइट वाले हैं, तो उसकी सारी पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होगी वो इतना नंबर जनरेट करेगा। ये है। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं कि इनके अंदर इतने में बहुत सारे ऐसे होंगे, पॉसिबल अरेंजमेंट जितने हैं बहुत सारे ऐसे होंगे जो बैलेंस्ड होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो अनबैलेंस्ड होंगे। अब अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट्स किसको कहा जाता है वो देखते हैं, या बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स किसको कहा जाता है उसके बारे में डेफिनेशन में देखते हैं। ऊपर देख सकते हैं बैलेंस्ड अरेंजमेंट इसमें और इसके अंदर अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट्स बहुत सारे होंगे। दोनों का अगर दोनों के मैं नंबर्स ऐड कर दूं तो टोटल इतना नंबर होगा। मुझे चाहिए बैलेंस अरेंजमेंट्स इसके अंदर कितने हैं। अगर मैं अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट्स की संख्या निकाल लूं तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे टोटल निकल जाएगा कि टोटल बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स, ये सारे पैरेंथेसिस का बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स कितने होते हैं। और यही बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे निकलेगा वही इस तीनों सवाल में लगेंगे। तो पहले डेफिनेशन पे आइए कि बैलेंस अरेंजमेंट्स किसको बोलते हैं। बैलेंस अरेंजमेंट किसको बोल रहे हैं कि अगर आप लेफ्ट से राइट कभी भी जाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ आप स्कैन करते हुए जाइए, इसमें इस दोनों में जाइए या इस 6 में जाएंगे, तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैन करते हुए जाएंगे तो आपके पास जब भी राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर्ड होगा,
जब भी राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एक लेफ्ट पैरेंथेसिस उसके पहले जरूर होना चाहिए। या मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जब भी आपको राइट पैरेंथेसिस दिखे तो उसके पहले उसको बैलेंस करने के लिए, उसके साथ जाने के लिए एक लेफ्ट पैरेंथेसिस होना जरूरी है, तभी उसको बोलेंगे बैलेंस अरेंजमेंट्स। इसी चीज को समझने का दूसरा है कि एट नो स्टेज, किसी भी स्टेज में, जब भी मैं यहां से यहां तक किसी भी स्टेज तक काउंट करता हूं, एट नो स्टेज should number of right parenthesis exceed number of left parenthesis। अगर मैं इधर से स्कैन करते हुए इधर से जब भी जाता हूं तो जब भी मैं ऐसा किसी भी स्टेज पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां तक जाते जाते मेरे राइट पैरेंथेसिस की जितनी संख्या है वो उसके पहले जितनी लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या रहेगी उससे एक्सीड कभी नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई राइट जिस किसी भी स्टेज पे अगर मुझे राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो वहां तक जाते जाते मुझे राइट पैरेंथेसिस की जितनी भी संख्या दिखी होगी उसके पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो। राइट पैरेंथेसिस की संख्या कभी भी उसके पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या उस स्टेज तक एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों एक ही चीजें कह रहे हैं और आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा जब आप इस एग्जांपल से समझना चाहें। आप देखिए कि मैं बोल रहा हूं कि इस वाले केस में देख रहा हूं ये मेरा बैलेंस्ड अरेंजमेंट है, ये मेरा बैलेंस नहीं है। कैसे पता चल रहा है मुझे? तो जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो जब भी मैं पहली बार राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर कर रहा हूं तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या उससे पहले एक लेफ्ट था, यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है। लेकिन नीचे वाले में अगर देखें तो ये राइट वाला पहला ही मुझे लेफ्ट से राइट पे जब जा रहा हूं तो पहली बार ही मुझे राइट पैरेंथेसिस दिख रहा है। इसका मतलब इससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस है ही नहीं। तो पहले ये स्टेज पे क्या हो जाएगा, इस राइट पैरेंथेसिस से पहले मुझे लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या इसको बैलेंस करने के लिए कोई होना चाहिए जो है नहीं। तो कभी भी इतने सारे में अगर कभी भी कोई भी राइट पैरेंथेसिस से अगर स्टार्ट हो रहा होगा इसका मतलब उसको आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, वो अनबैलेंस्ड ही रहा होगा। हमेशा ऐसा होगा कि अगर कोई भी राइट पैरेंथेसिस से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से तो वो कभी भी बैलेंस्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि बैलेंस होने के लिए कंडीशन है ये। इस वाले में भी देखते हैं जब n2 है 2n मतलब 4 पैरेंथेसिस है, 2 लेफ्ट और 2 राइट, ये पॉसिबल सारा अरेंजमेंट्स मेरे पास पॉसिबल 6 ही आए हैं। अब अगर मैं यहां से देखूं तो सबसे पहली बार राइट पैरेंथेसिस मुझे यहां दिखा है, तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए इससे पहले एक है? हाँ है। फिर दूसरी बार मुझे राइट पैरेंथेसिस यहां मिल रहा है, तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए इससे पहले कोई पैरेंथेसिस है? तो हाँ है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। फिर अगर नीचे वाले में देखें तो यहाँ पे पहली बार मुझे राइट पैरेंथेसिस यहाँ दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या इससे पहले कोई था? तो यहाँ दिख रहा है मुझे कि हाँ इसको बैलेंस करने के लिए एक है। फिर जब आगे जा रहा हूं तो मुझे फिर राइट पैरेंथेसिस यहाँ दिख रहा है, क्या इसको बैलेंस करने के लिए इससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस कभी है? तो हाँ है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए ये लेफ्ट है, इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड है। लेकिन इसके अलावा इस चारों में कोई भी बैलेंस्ड अरेंजमेंट नहीं है, चारों के चारों नहीं है। क्यों है आप देख सकते हैं। पहला राइट पैरेंथेसिस मुझे यहां मिला, क्या इसको बैलेंस करने के लिए इससे पहले कोई है? तो हाँ है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट राइट पैरेंथेसिस मेरे पास यहां आता है, यहां जब मैं आता हूं तो इसको बैलेंस करने के लिए इससे पहले कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं है। इसका मतलब ये वाला राइट पैरेंथेसिस इसको बैलेंस करने के लिए पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड हो गया। सिमिलरली जो राइट पैरेंथेसिस यहां से स्टार्ट हो रहा है ये तो किसी भी हालत में इसको बैलेंस करने के लिए पहले कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही अनबैलेंस्ड हो गया। इसको राइट से स्टार्ट हो रहा है तो कोई है नहीं, तो ये ऐसे ही हो गया। राइट से स्टार्ट होने वाले तो वो कभी भी अनबैलेंस्ड, हमेशा ही अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस रहेंगे। तो एनीवे अब मुझे इसमें निकालना है कि बैलेंस्ड की संख्या कितनी होगी, और वो मैं निकालूंगा कि इसके अंदर अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट की संख्या कितनी है। अनबैलेंस निकाल कर इसमें माइनस करके बैलेंस की संख्या हम लोग निकालेंगे फिलहाल। तो आपको समझा पाया कि ये दोनों बैलेंस्ड किसको बोलते हैं और अनबैलेंस्ड किनको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखा जाए। थोड़ा सा रब कर लो। n इक्वल टू 1 हटा रहा हूँ, n इक्वल टू 2 ये हटा रहा हूँ।
ये जो मेरा सेट है फिलहाल यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल है कि अगर 2n में n लेफ्ट वाले हैं और n राइट वाले पैरेंथेसिस है मेरे पास, तो ये 2n सारे के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स जितने भी अरेंजमेंट हो रखे थे इस सेट के अंदर मैंने रखा था, तो इस सेट की कार्डिनलिटी हो गई मेरे पास इतनी। अब इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स में बहुत सारे अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट्स हैं। जो अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट्स हैं उनके सेट को बोल रहा हूं सेट ऑफ अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट्स को, इसका नाम दे रहा हूं एस। अल्टीमेटली मुझे निकालना है कि एस की कार्डिनलिटी कितनी होगी, और इसकी कार्डिनलिटी निकाल करके मैं इसमें माइनस करके मैं फिर निकालूंगा कि बैलेंस अरेंजमेंट्स की पूरी कार्डिनलिटी इसके अंदर बैलेंस वाले कितने होंगे, तो इसको एस की निकालनी है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए पहले आप एक चीज को समझिए कि मैं 2n पैरेंथेसिस ले रहा हूं, 2n पैरेंथेसिस ले रहा हूं, 2n पैरेंथेसिस में मैं ले रहा हूं n-1 लेफ्ट पैरेंथेसिस ले रहा हूं, लेफ्ट पैरेंथेसिस ले रहा हूं, n+1 राइट पैरेंथेसिस ले रहा हूं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये 2n पैरेंथेसिस में राइट पैरेंथेसिस की संख्या n+1 है और लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या n-1 है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका T इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, मतलब इनको अगर मैं आपस में 2n को आपस में मैं अरेंज अगर करता हूं तो जितने भी उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती है उसको मैंने एक सेट में डाल दिया, उस सेट का नाम दिया T। तो अगर मैं T की कार्डिनलिटी चेक करना चाहता हूं तो इनको सब 2n को आपस में अगर रोटेट घुमा सकता हूं, सब डिस्टिंक्ट होती तो इतने तरीके से रोटेट करके इतना अरेंजमेंट दे देता। लेकिन n-1 जो लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये तो आइडेंटिकल है n-1, ये तो n-1 के फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया होगा, और राइट पैरेंथेसिस n+1 ये राइट वाले सब एक जैसे हैं तो n+1 डिवाइड हो गया इससे। तो इससे होने वाले जितने सारे पॉसिबिलिटी जो अरेंजमेंट्स की थी वो इतनी ही हो सकती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ये जितना भी हो, इसका ईच जो है ना, ईच इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड। मतलब यहां पे 2n थे तो 2n पैरेंथेसिस n लेफ्ट और n राइट थे, तो इतना टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हुआ था जिसमें बहुत सारे बैलेंस्ड थे और बहुत सारे अनबैलेंस्ड थे। कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखा था। बट अगर यहाँ पे भी 2n पैरेंथेसिस है बट इसमें n-1 लेफ्ट है और n+1 राइट पैरेंथेसिस है, तो इससे सारे के सारे अरेंजमेंट्स जो बनेंगे वो इतने तो बनेंगे, लेकिन इसका हर एक जो होगा वो अनबैलेंस अरेंजमेंट ही हो रहा होगा। क्यों अनबैलेंस अरेंजमेंट होगा? क्योंकि इसको अगर आप किसी भी तरीके से आगे लिखना चाहें लिखें तो उसके जब भी अरेंज अगर करना चाहेंगे तो इसमें टोटल n+1 राइट है और लेफ्ट की संख्या n-1, तो इसकी टोटल n+1 राइट पैरेंथेसिस है और n- लेफ्ट है, तो मतलब आखिरी तक वो जाता जाता बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन है? बैलेंस होने के लिए कंडीशन है कि एट नो स्टेज राइट पैरेंथेसिस की संख्या कभी भी एक्सीड नहीं करनी है लेफ्ट पैरेंथेसिस की। लेकिन इसका आखिरी तक जाता जाता तो कम से कम n+1 राइट पैरेंथेसिस है और उसके पहले n-1 लेफ्ट पैरेंथेसिस रहे होंगे, तो वो तो हमेशा ही अनबैलेंस्ड होंगे ना, क्योंकि किसी भी स्टेज पे ये चीजें वायलेट नहीं होनी चाहिए। अगर वायलेट हो गई तो अनबैलेंस में हो जाएगा, तो ये तो हमेशा ही वायलेट करेगा ना, क्योंकि राइट पैरेंथेसिस संख्या हमेशा n+1 हो रही है और लेफ्ट की n-1 ही है, तो किसी ना लास्ट स्टेज तक तो जाते जाते कम से कम वो उस चीज को अनबैलेंस कर ही चुका होगा। तो ये सारा का सारा इतना का इतना ये इतना जो है वो हमारा अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट, इसके हर एक ये सारे के सारे अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट ही देंगे। तो अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अलग दुनिया की स्टोरी है और ये इसकी जो अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट होंगी जितने भी होंगे इसके अंदर, ये अलग दुनिया की स्टोरी है। बट ये दुनिया और ये दुनिया, मैं बोल रहा हूं कि इसमें जितने अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट इसके अंदर जो होंगे, यानी कि उसको अगर आप एक सेट के रूप में देख रहे हैं एस, तो एस की कार्डिनलिटी जो होगी वो उतनी ही होगी जितनी टी की कार्डिनलिटी है। मतलब ये जो है अनबैलेंस्ड की जितनी भी संख्या है ये और ये दोनों बराबर होंगे। इसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने बाइजेक्शन
पढ़ा है। तो मैं बाइजेक्शन प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि एस और टी के बीच में एक बाइजेक्शन है, मतलब 1 1 1 2 है, जिसके बेसिस पे मैं क्लेम कर लूंगा आगे कि एस में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही टी में के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो इस चीज को 2n और फिर n लेफ्ट और n राइट, n-1 लेफ्ट और n+1 राइट के कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, n इक्वल टू मैं 8 ले लेता हूँ, n इक्वल टू 8 ले लेता हूँ, तो 2n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो अगर इस तरह से दिखा पाता हूं तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर n मेरे पास n की वैल्यू 8 है, मतलब और 2n की संख्या 16 हो गई, तो 16 में क्या कह रहा है कि 8 लेफ्ट पैरेंथेसिस है और 8 राइट पैरेंथेसिस है, यानी कि टोटल 16 पैरेंथेसिस को मुझे सजाना है, जिसमें 8 लेफ्ट हो, 8 लेफ्ट पैरेंथेसिस हो, 8 राइट हो। आप इसका कोई एक लिखने की कोशिश करता हूं मैं, जनरल कोई भी ले सकते हैं बट समझने के लिए बोल रहा हूं। एक ये है और इसको बैलेंस करने के लिए एक ये आ गया, अभी तक तो ये बैलेंस है। ये एक है, इसको बैलेंस करने के लिए एक आ गया, इसको बैलेंस करने के लिए एक ये आ गया, फिर एक ये है, एक ये है, और इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक इधर दे दिया। तो मेरे पास 2 4 6 2 8 2 10 यहाँ पे हो गए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक और राइट ले रहा हूँ, एक राइट ले लिया हूँ, तो 2 और राइट लेता हूँ, फिर मैं 3 लेफ्ट कर देता हूँ। चलिए इस तरह से मैं देखता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इससे इससे टोटल कितना बनेगा, इससे टोटल बनेगा फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8। ठीक है, इससे टोटल अरेंजमेंट्स इतने बनेगी। इसमें से कुछ बैलेंस्ड रहे होंगे और कुछ इसमें से अनबैलेंस्ड होंगे। ठीक है, इसमें से जो एक अनबैलेंस्ड बन सकता है वो मैंने एक अनबैलेंस्ड बनाने की कोशिश की है। अब वो देखिए कैसे अनबैलेंस्ड हो रहा है। टोटल क्या है, टोटल लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या कितनी है, एक लेफ्ट है, दूसरा लेफ्ट है, तीसरा लेफ्ट है, ये राइट है, ये चौथा लेफ्ट, ये पांचवा लेफ्ट, 5 लेफ्ट, ये छठा लेफ्ट, ये 7वां लेफ्ट और ये 8वां लेफ्ट। तो मतलब 8 लेफ्ट हो गए। और मेरे पास 8 राइट भी होंगे। पहला राइट ये है, दूसरा राइट ये है, तीसरा राइट ये है, चौथा राइट ये है, पांचवा राइट ये है, छठा राइट ये है, 7वां राइट ये है, 8वां राइट ये है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने 8 लेफ्ट थे और 8 राइट थे, उसका मैंने 8 लेफ्ट और 8 राइट के कॉम्बिनेशन से हमने एक अरेंजमेंट ऐसा लिया है। तो 8 8 दिखा दिया, 8 लेफ्ट है और 8 राइट है। मैं बोल रहा हूँ कि ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड कैसे है उसको देखते हैं, अनबैलेंस्ड कैसे है। ये अनबैलेंस्ड कैसे है, सबसे पहला राइट कहाँ मिल रहा है, सबसे पहला राइट मिल रहा है यहाँ पे। क्या इसको बैलेंस करने के लिए एक है, तो आप बोलेंगे हाँ है। फिर सेकंड राइट कहाँ है, सेकंड राइट यहाँ पे मिल रहा है मुझे, इसको बैलेंस करने के लिए एक पीछे है लेफ्ट, बोलेंगे हाँ है। फिर मुझे तीसरा राइट मिल रहा है यहाँ पे, इसको बैलेंस करने के लिए कोई है, बोलेंगे कि हाँ इससे पहले एक ये था। उसके बाद फिर अगला अगला राइट पैरेंथेसिस यहाँ दिख रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई है, तो हाँ है। इसको बैलेंस करने के लिए कोई है, इस 5वें राइट को बैलेंस करने के लिए एक 5वां लेफ्ट है। लेकिन जैसे ही इस पे आ रहे हैं तो इस राइट पैरेंथेसिस को बैलेंस करने के लिए मेरे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो जो राइट पैरेंथेसिस के लिए लेफ्ट कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं है, उसको फिलहाल नाम दे रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं क्रिटिकल, क्रिटिकल राइट पैरेंथेसिस। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अगर इतना टोटल बन रहा है तो इसमें कुछ बैलेंस हो गए, कुछ अनबैलेंस हो गए। इसका एक अनबैलेंस मैंने लिया है। तो यहाँ तक तो भाई साहब अभी तक बैलेंस थे। यहाँ तक मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक अभी तक बैलेंस्ड है। लेकिन ये वाला जो राइट पैरेंथेसिस इसके लिए लेफ्ट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा अनबैलेंस पैरेंथेसिस, अनबैलेंस अरेंजमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका जिसका लेफ्ट नहीं था, तो उसको बोल रहा हूँ क्रिटिकल। क्रिटिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
समझने में कुछ आसानी होगी। तो क्रिटिकल तक जाते जाते आप क्या कीजिए, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि इससे पहले मेरे पास 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट यूज हो चुके थे, ये 10वां तक था, ये 11 12 13 14 15 और ये 16 पैरेंथेसिस मेरे हो चुके थे। तो 10 तक में 5 लेफ्ट और 5 राइट बैलेंस थे, लेकिन ये जैसे ही आपके पास ये हो गया आपका 6th राइट पैरेंथेसिस है, तो ये 6th राइट है, तो इसके बाद टोटल 8 राइट होने थे, तो इसके बाद राइट पैरेंथेसिस की संख्या केवल 2 ही हो सकती है आगे, क्योंकि ये 6th है, 8 होने थे तो 2 ही हो सकती है। लेकिन मैं लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या अगर देखना चाहता हूं, तो ये 6 राइट से पहले टोटल 10 बैलेंस हो चुके थे, इसके इसमें 5 ही लेफ्ट थे। तो यानी कि क्रिटिकल पैरेंथेसिस के बाद जो मुझे 5 ही हुए थे लेफ्ट, तो क्रिटिकल के बाद मेरे पास 3 लेफ्ट पैरेंथेसिस बचेंगे, ताकि 5 और प्लस 3 यहाँ पे 8 लेफ्ट पैरेंथेसिस पढ़ा सकूं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लेफ्ट की संख्या 1 2 3 3 थी, 3 लेफ्ट थे और 1 2 ये 2 राइट हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही क्रिटिकल राइट पैरेंथेसिस मुझे मिलता है, उसके बाद टोटल ये 8 लेफ्ट और 8 राइट हैं, 10 पहले ही बैलेंस हो चुका है, तो बचा होगा 16 में मैं जैसे ही 11th पे मैं जाता हूं और वो राइट पैरेंथेसिस मिल जाता है, उसका कोई पीछे लेफ्ट है नहीं, तो उसके ये अगर मेरा 11वां था तो आगे 5 होंगे, 5 होंगे तो उस 5 में 3 लेफ्ट और 2 ही राइट होंगे, क्योंकि ये वाला एक यहाँ है जो उसको टोटल 8 कर रहा है। तो बाइजेक्शन एस और टी के बीच में अगर बाइजेक्शन दिखाना है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक काम ये कर रहा हूँ कि फ्लिप कीजिए चीज़ों को। ये जैसे ही जहां तक ये आपका क्रिटिकल पैरेंथेसिस जहां तक है वहां तक जाने दीजिए, उसके बाद की चीजें ये जो 5 हैं, इन चीजों को मैं फ्लिप कर रहा हूं। तो अगर आप मैं आगे लिखूं तो इसको सेम रहने देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 10 और एक मेरे पास ये 11वां क्रिटिकल है, ठीक है। तो मैं 11 तक जाते जाते अभी तक सेम कॉम्बिनेशन रखा हूं, लेकिन जैसे ही मैं आगे जा रहा हूं क्रिटिकल के बाद, इसलिए इसका नाम क्रिटिकल रहा, क्योंकि क्रिटिकल के बाद वाली चीजों को क्या करना है, फ्लिप कर देना है। मतलब लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर मैं देखूं तो ये ग्रीन जो मेरा था, ये ग्रीन वाला ये मेरा लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो अब ये राइट में कन्वर्ट हो गया। उसके अगले वाले ये जो मेरे पास राइट हैं वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो गए, ये वाली चीजें जो राइट थी वो लेफ्ट थी तो राइट हो गई, ये राइट है तो फिर ये लेफ्ट हो गया है, और ये मेरे पास लेफ्ट है तो ये मेरे पास राइट हो गया है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक जो मेरे पास थी चीजें 11 तक सेम ही रह गई। आगे मैं देख रहा हूं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो क्रिटिकल पैरेंथेसिस तक सेम रखिए, 11 तक सेम रखिए। आगे मैं बोल रहा हूँ ये राइट है, ये राइट है और ये यहाँ पे 3 राइट मुझे दिख रहा है, और लेफ्ट की संख्या मेरे पास यहाँ पे 2 ही लेफ्ट दिख रही है। यही बोल रहा था, यहाँ पे 3 लेफ्ट और 2 राइट था, इसको अगर मैं फ्लिप कर दूंगा तो 3 लेफ्ट 3 राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 2 राइट जो यहाँ पे थे वो 2 लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जरा इनको काउंट करके देखें, इनको अगर मैं काउंट करके देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ दिखेगा, यहाँ पे टोटल कौन से थे, 2 लेफ्ट ना, ये और ये मेरे पास 2 लेफ्ट थे। तो अगर मैं देखूं यहाँ से तो यहाँ पे इन चीज़ों को सेम ही रखा था, 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट तो थे ही, ये 10 तक जो बैलेंस था यहाँ तक, ठीक है। ये जो मेरा 6 था, ये 6 मेरा राइट पैरेंथेसिस ही है, ठीक है। तो टोटल राइट पैरेंथेसिस की संख्या कितनी हो गई, 5 राइट यहाँ तक था, ये 6 था और 3 और हो गए हैं, तो 6 प्लस 3 9 राइट हो गए हैं, और लेफ्ट की संख्या कितनी बची, 5 यहाँ तक, उसके बाद ये तो राइट ही थी और उसके बाद 2 ये, तो 5 प्लस 2 ये 7 लेफ्ट हैं और ये 9 राइट हैं। इसको रब करता हूं और फिर बाद में इस क्वेश्चन पे आऊंगा। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि नीचे वाले की कंडीशन देखिए, नीचे ऊपर वाले का कंडीशन क्या था कि 16 पैरेंथेसिस थे, 8 लेफ्ट थे और 8 राइट पैरेंथेसिस थे ऊपर वाले के केस में, 8 8।
ये 8 वाले में यहां से यहां तक जब जा रहे थे तो 5 लेफ्ट प्लस ये प्लस वहां पे लगाया हूं, जिसके बाद की क्रिटिकल वाले की चीजें, क्रिटिकल के बाद की चीजें जो बच गई, तो क्रिटिकल पैरेंथेसिस जो मेरा 11th पैरेंथेसिस था बट 6th राइट पैरेंथेसिस था, तो इसके पहले मेरे पास लेफ्ट की संख्या थी 5, लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या 5, और इस क्रिटिकल के बाद वाली संख्या 3 मेरे पास लेफ्ट बची थी, तो टोटल 8 लेफ्ट पैरेंथेसिस है मेरे पास यहाँ पे। इसके अंदर 8 राइट पैरेंथेसिस मेरे पास कैसा है, 6 राइट हो गए क्योंकि 5 लेफ्ट को बैलेंस, 5 लेफ्ट और 5 राइट तो बैलेंस ऑलरेडी थे। इसकी वजह से क्रिटिकल होने की वजह से ये 5 राइट प्लस ये क्रिटिकल, ये हो गया इसको 6 अब प्लस, और उसके बाद की स्टोरी है, उसके बाद 2 ही राइट थे, तो यहाँ पे 2 राइट है, तो 5 लेफ्ट प्लस 3 लेफ्ट 8 लेफ्ट, 6 राइट प्लस 2 राइट, 8 राइट पैरेंथेसिस बना चुके हैं मेरे पास। उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि इनको मैंने फ्लिप किया था, तो ये वाली चीजें चली गई इधर और ये वाली चली आएंगे इधर। ऑल आई एम सेइंग ये नीचे वाली चीजें, ये 3 लेफ्ट जो इधर आई वो 3 राइट में कन्वर्ट हो गया होगा। ये 2 राइट जो था यहाँ पे, जो 2 राइट था उसको फ्लिप करने से वो 2 राइट 2 लेफ्ट में कन्वर्ट हुआ है, 2 राइट यहाँ पे 2 लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। इन दोनों को फ्लिप करने से ऐसी चीजें हुई होंगी, तो ये वाली चीजें यहाँ आ गई, इनकी वाली यहाँ चीजें, फिर से ये 5 लेफ्ट, मतलब नीचे वाले में 5 लेफ्ट तो पहले से थे ही, अब प्लस 6 राइट तो पहले से थे ही। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो 5 2 7 लेफ्ट हो गए और 6 प्लस 3 9 राइट हो गए, और इन दोनों को 7 लेफ्ट और 9 राइट को अगर देखें तो ये 16 पैरेंथेसिस मेरे साथ है ही ऐसा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस 16 को अगर सजा रहे होते तो फैक्टोरियल 16 बाय फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 9 तरीके से ऐसे दे रहे होते, और ये हमेशा क्या होगा, हमेशा अनबैलेंस्ड ही देगा, इसका हर एक मेंबर अनबैलेंस्ड ही होगा, क्योंकि राइट की संख्या लेफ्ट से ज्यादा हो जा रही है और किसी भी स्टेज पे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बोल रहा हूँ ये अनबैलेंस्ड ही रहेगा। और इधर जो चीजें थी, ये वाली जो चीजें ली थी, तो ये 8 लेफ्ट और 8 राइट ही था, बट मैंने वो लिया था जो इसको अनबैलेंस्ड कर रहा था। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से जो अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट था उसको बोला मैंने एस, तो मैंने यहाँ पे रखा एस, यहाँ पे रख रहा हूँ इसकी वाली टी थी, फिलहाल इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया। 2n ये 16 है, तो ये 7 लेफ्ट और ये 9 राइट है, इस वाले चीज को लिया हूँ, तो यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कि ये सपोज टी है। इस टी में क्या हो रहे थे मेरे पास, 7 लेफ्ट प्लस 9 राइट वाले पैरेंथेसिस के कोरिस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे T1 है, और इस S वाला, ये S के अंदर एक जो अनबैलेंस था, वो सपोज इसका एक अंदर का एलिमेंट ले लेता हूँ, S में एक अंदर ऐसा एलिमेंट ले लेता हूँ, S डॉट 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 और अनबैलेंस्ड होंगे। इस T के अंदर मैं ले रहा हूँ, T के अंदर ऐसा ले रहा हूँ कि सपोज आगे जाते जाते एक T1 है, आगे और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स होंगे, तो मैं इसका एक लिया S1 और इसका मैंने एक एलिमेंट लिया T1, तो इसमें ये जो T1 बन रहा है इसकी वजह से 7 लेफ्ट और 9 राइट की वजह से इसके अंदर एक S1 बन रहा है, और ये S1 बन रहे होंगे किससे, 8 लेफ्ट प्लस 8 राइट वाले से, 8 लेफ्ट और 8 राइट से जो अनबैलेंस बन रहा था। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था कि 8 लेफ्ट और 8 राइट से मैंने एक अनबैलेंस लिया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी 7 लेफ्ट और 9 राइट से जितने भी पॉसिबल होंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर मेरे पास हमेशा एक अरेंजमेंट हमेशा ऐसा पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? 7 लेफ्ट प्लस 9 राइट पैरेंथेसिस से ये हमेशा ही अनबैलेंस देगा, तो इसका जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इसका एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने T1 उठाया है, 7 लेफ्ट और 9 राइट से एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन उठाइए 7 लेफ्ट। इस वाले चीजों को अगर देखें, ये इसमें 7 लेफ्ट प्लस 9 राइट है, तो जब इधर से स्कैन करते जाते हैं तो यहां तक तो मुझे बैलेंस दिखता है। जैसे 11th पे जाते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर कोई था नहीं, तो 7 लाइट प्लस 9 राइट से ये तो हमेशा ही अनबैलेंस्ड होंगे, लेकिन इसको बैलेंस किया कौन? सबसे पहले ये। अगर ये बैलेंस्ड हो गया, अनबैलेंस्ड ये कर रहा है, तो इसको मैंने बोला क्रिटिकल। अब क्रिटिकल तक की चीजों को सेम रखिए, अब इसके आगे जितनी भी चीजें होंगी इनको फ्लिप कर दीजिए यहाँ पे। तो जब भी इस चीजों को ऐसे मैं फ्लिप करूंगा वहां यहाँ पे, तो यहाँ पे चूंकि
8 से ज्यादा एक राइट थी और 8 लेफ्ट से एक कम लेफ्ट थे। तो जहां ही ये फ्लिप अगर करेंगे इस चीज को यहां से, अब मैं इधर से इधर बढ़ रहा हूं, अगर मैं इसको यहां से यहां फ्लिप करूंगा तो इसके अंदर क्या हो जाएंगी, यहां ये तो अनबैलेंस कर ही रहा था यहां पे यहां तक, तो इसके अंदर भी ये इसको अनबैलेंस ही करेगा। बट इसको फ्लिप करने से चीजें क्या हो गई कि इसका वाला एक इधर और इसका वाला, मतलब 7 लेफ्ट और 9 राइट कन्वर्ट हो जाएंगे 8 लेफ्ट और 8 राइट से। तो मैं बोल रहा हूं कि एस में 8 लेफ्ट और 8 राइट से जितने भी पॉसिबल हो रहे थे उसके अंदर जितने भी अनबैलेंस्ड थे, अनबैलेंस्ड को मैंने बोला था एक सेट में डालिए एस, इसके अंदर ऐसे जितने भी बनेंगे, और टी के अंदर, इस टी के अंदर बन रहा था, किससे बन रहा था, 7 लेफ्ट और प्लस 9 7 लेफ्ट प्लस 9 राइट से। 7 लेफ्ट और 9 राइट से अगर मैं जब भी बनाऊंगा तो हमेशा ही अनबैलेंस्ड ही बनेगा। तो ये हमेशा ही अनबैलेंस्ड है। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो देखेंगे कि कहां पे जाकर के ये पहली बार अनबैलेंस्ड हुआ, तो यहां पे अनबैलेंस्ड हुआ, उसके बाद बाकी चीजें, इसको क्रिटिकल बोल के इसके बाद बाकी चीजों को मैं फ्लिप अगर कर दूं तो वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा 8 लेफ्ट और 8 राइट वालों में से। क्योंकि ये अनबैलेंस तो था ही, लेकिन 7 लेफ्ट प्लस 9 राइट अनबैलेंस्ड किसी ना किसी वजह से तो होंगे, आखिरी तक तो होंगे ही। बट इससे अगर इसमें ये कन्वर्ट हो भी जाएगा तो जैसे यहां पे ये अनबैलेंस था तो ये यहां पे जाते जाते तो अनबैलेंस तो रहेगा ही। तो कुल मिलाकर के ये है कि इतनी सारी जो पॉसिबिलिटी थी मेरे पास, इसमें कुछ बैलेंस थे और इसके अंदर कुछ अनबैलेंस थे। तो ये अनबैलेंस्ड को ही मैंने बोला था कि इसकी एक पॉसिबल उठा लीजिए, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ऐसा। तो मैं बोल रहा था कि ये हमेशा, ये वाले सेट टी वाले जो हमेशा ही होंगे अनबैलेंस्ड होंगे, तो इनकी और इनकी, इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी कि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एस और टी के बीच में जो यहाँ पे बन रहा है वो 1-1 और ऑन टू दोनों बन रहा है। 1-1 मतलब यहाँ पे ऐसे जितने भी पॉसिबिलिटी होंगे 7 लेफ्ट और 9 राइट से, वो जिस वजह जहां पे ही जा करके वो अनबैलेंस्ड हो रहा होगा उसको क्रिटिकल बोल करके उसके आगे की चीजों को हम अगर फ्लिप कर दें तो वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। लेकिन ये अनबैलेंस तो था ही, ऐसा फ्लिप करने के बावजूद भी ये हमेशा अनबैलेंस्ड ही रहेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ टी, हमेशा इससे इधर एक ना एक ऐसा एलिमेंट आएगा ही जो इसके साथ हमेशा 1-1 मैपिंग करता रहेगा। तो इसके साथ हमेशा 1-1 मैपिंग करता रहेगा। और ऑन टू इसलिए क्योंकि ये जो भी अनबैलेंस्ड हो रहे हैं इसके अंदर, अनबैलेंस जितने भी अनबैलेंस, सारे के सारे अनबैलेंस्ड ही है, लेकिन जो भी अनबैलेंस्ड है उसको अगर आप क्रिटिकल के बाद की चीजों को फ्लिप कर देंगे तो वो ऐसी ही चीजें देगा टोटल नंबर ऑफ में। बट ये अनबैलेंस तो ये भी रहेगा, क्योंकि ये जहां पे जाकर के अनबैलेंस्ड हो रहे थे वहां तक की चीजों को हमने यहाँ पे सेम ही रखा था। इसका मतलब ये यहाँ पे जाके अनबैलेंस्ड हुआ तो ये वाला भी यहाँ पे जाके अनबैलेंस्ड ही होगा। तो कुल मिला के एस और टी के बीच में 1-1 और ऑन टू का बाइजेक्शन है। और बाइजेक्शन है इसलिए मैं बोल सकता हूं कि एस में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही टी के अंदर एलिमेंट्स होंगे। ये हमने एक एग्जांपल से किया था 16 लेकर के, लेकिन अब इसी चीज को आप 2n लेकर के कर सकते थे। तो इसकी कार्डिनलिटी थी इतनी, तो टी की जितनी कार्डिनलिटी थी 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल। तो एस की यहां से मेरे पास एस की कार्डिनलिटी निकल गई है, ये निकली है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 n+1 का फैक्टोरियल। इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास निकल जाएगा कि बैलेंस्ड कितने बनेंगे, और वो बैलेंस्ड की संख्या निकाल रहा हूं। सिंपल है बैलेंस्ड की संख्या निकालना, नंबर ऑफ बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स उसकी संख्या हो जाएगी टोटल डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ये टोटल माइनस अनबैलेंस्ड की संख्या थी n-1 n+1 माइनस करके अगर लिखना चाहूं तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 n- दोनों में है, तो इस फैक्टोरियल n को लिख रहा हूं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल n को रहने दिया, माइनस फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल को वैसे ही छोड़ा, n+1 को लिख रहा हूं n+1 बाहर और उसके बाद फैक्टोरियल लगा रहा हूं फैक्टोरियल n। What I did is
इसको मैंने इससे रिप्लेस किया, वो मैं हमेशा कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे इससे रिप्लेस किया, ये कर सकता हूँ। तो अब दोनों में कॉमन आप ले सकते हैं, फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल ये वाला, और फैक्टोरियल n-1 ये सब में कॉमन था, ये ले लिया। ये और ये बाहर आया तो पहले वाले से आएगा कॉमन 1 - n, ये और ये बाहर हो गया तो इससे बाहर आएगा 1/n+1। माइनस करके देख लेते हैं, फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल n, ये जाएगा इधर, एलसीएम लेंगे n इंटू n+1 माइनस ये जाएगा n कट गए, एक बच गया तो ये बचा आपका फैक्टोरियल 2n ऊपर में। नीचे में मैं बोल रहा हूँ इस n को इस n-1 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। n इंटू n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n, ये दूसरा वाला फैक्टोरियल n रहने दीजिए, और एक n+1 रह गया तो 1/(1) मेरे पास ये एक फैक्टर जनरेट हो गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये बहुत ही, इसको बोलते हैं nth कैटेलन नंबर, nth कैटेलन नंबर, जो कि कॉम्बिनेट्रिक्स में बार बार यूज होता है। और ये चीज़ें रिमेंबर, मात्र इसका यूज करके उस तीनों सवाल को हम लोग फिर से अभी सॉल्व करते हैं, याद रखना है इस चीज़ को।